हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा आपको पता है कि हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर 2019 के मैथ सॉल्व कर लिया। मैथ का एक अलग वीडियो हमने बनाया है। फिर रीजनिंग के 54 क्वेश्चन थे। 54 क्वेश्चन में हमने कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 में अपलोड कर दिया है। ये आज पार्ट 2 है, जो रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चन है, राइट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक पहले क्या है, लेटर है, फिर नंबर है, फिर लेटर है, फिर नंबर है। तो मतलब चार चार एलिमेंट का एलिमेंट या बोले नंबर और लेटर का ग्रुप है। तो यहां भी चार का आएगा। तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि नंबर कैसे आ रहा या लेटर कैसे आ रहा। आप देखो जो लेटर है, तो लेटर में देखो तो ए के अपोजिट क्या होता है, जेड। ओके। ऐसे एक्स के अपोजिट क्या होता है, सी। ई के अपोजिट वी। टी के अपोजिट जी। इसका मतलब है कि अब अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जाएं तो हमें वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें अपोजिट हो। एच के अपोजिट आर नहीं होता, एच के अपोजिट क्या होता है, एस। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा, आई के अपोजिट आर, ये ऑप्शन अभी ठीक है। इसमें तो सभी के सभी नंबर है, तो आप ऐसे ही देख के इसको क्या करो, कैंसिल करो। और लास्ट वाले में देखो एच के अपोजिट क्या है, एस होता है, ये बात है। अब हमें देखना है कि नंबर है। हमें ये पता है कि बी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। केवल हमने एक ही बात से दो ऑप्शन को काट दिया कि लेटर अपोजिट होना चाहिए। अब नंबर देखो, फर्स्ट में क्या है, 1 है और 1 है, राइट। दूसरे में 3 है। फिर उसके बाद 3 4 है। फिर क्या है, 9 और 7 है। यही तो है ना ग्रुप में। अच्छा, हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को लेते हैं। इसका फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट नंबर, इसमें कुछ सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। 1 3, आप देखेंगे 3, फिर क्या है, 9 है। यानी नेक्स्ट वाला आपको फाइंड करना है। ये जो फिर दो का ग्रुप बनाना है, ये आपको फाइंड करना है। अगर ये आप ध्यान देना, आप एक सुने होंगे फिबोनाची की सीरीज होती है। जब फिबोनाची की किसकी सीरीज होती है, फिबोनाची, एक साइंटिस्ट थे, उनकी सीरीज ये कहती है कि दो नंबर रैंडम होते हैं। दो रैंडम नंबर क्या होते हैं, रैंडम होते हैं, ठीक है। फिर ये अगला जो तीसरा नंबर होता है, वो इन्हीं दोनों नंबर के मल्टीपल से, एडिशन से आ सकता है। तो आप देखेंगे 1 into 3, तो आपको क्या मिलेगा, 3। फिर आप इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 3 क्या मिलेगा आपको, 9। फिर 9 into 3 करेंगे तो आप देखेंगे क्या मिलेगा, 27। ये फिबोनाची एक साइंटिस्ट मतलब मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है। तो इट मीन्स बेटा 27 आएगा। पहला नंबर क्या आएगा, 27 आएगा। तो अब ऑप्शन में देखो 27 कहाँ है, तो 20 तो होगा नहीं, 27। ये ऑप्शन क्या है, सही है। तो दूसरे भी लॉजिक हम बता दे रहे हैं, बट उसकी कोई नीड नहीं है। ऑप्शन तो आपका मिल चुका है। क्या है, 1 3 4 और 7। अब देखो ये भी फिबोनाची की सीरीज पर काम कर रहा है। 1 और 3 दो नंबर रैंडम होते, दो नंबर का आपस में कोई लॉजिक नहीं होता फिबोनाची सीरीज में, राइट ना। इसको जब अच्छे से सीरीज में आप पढ़ेंगे तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी जस्ट क्वेश्चन पर फोकस करिए। तो 1 + 3 क्या आएगा आपको, 4। फिर 3 + 4 कितना आएगा, 7। यानी 4 + 7 नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा, 11। यानी लास्ट वाला क्या आएगा यहाँ, 11। देखो आपको 11 मिल गया। आंसर तो यही सही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसको चाइनीज कोडिंग बोला जाता है। चाइनीज कोडिंग ना बोल के ज्यादा अच्छा होगा, इसको सेंटेंस बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग बोला जाता है। ये कैसे सॉल्व होते हैं हम जस्ट बता रहे हैं। जैसे आपको लिखा है 8 1 और 7 का कोड है कॉटन, CO हमने लिख दिया, M लिख दो फर्स्ट लेटर, और TH थ्रेड लिख दो। उसके बाद 8 2 और 7 का कोड है TH थ्रेड, M और क्लोथ, ये कॉटन है, क्लोथ CL लिख दो। ओके, पूरा जरूरत नहीं है लिखने का। 2 1 और 3, तो सॉफ्ट में S लिख दो, फिर कॉटन में CO लिख दो, फिर क्लोथ में CL। आपको क्या करना है, ये इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड लास्ट थर्ड।
आप इनमें कॉमन एलिमेंट देखो, कॉमन एलिमेंट कॉमन नंबर देखो, पहले और दूसरे में क्या है, एक 8 है, इसमें भी क्या है 8 है, और क्या है 7 है, 7 है। तो पहले और दूसरे इक्वेशन में आपको ये देख रहे हो, पहले और दूसरे इक्वेशन में दो नंबर कॉमन है, तो डेफिनेटली दो कोई वर्ड कॉमन होंगे। आप ये देखो, एम कॉमन है, एम कॉमन है, और टी एच कॉमन है, और टी एच। लेकिन हमें कोड किसका बताना है, सॉफ्ट का, जस्ट इसी पर फोकस करना है और किसी पर फोकस नहीं करना है। तो फिर इसमें देखो 2 कॉमन है, इसमें क्या है 2 कॉमन है, तो डेफिनेटली इनमें कोई कॉमन होगा, सीएल, क्लोथ कॉमन है, क्लोथ निकल गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 है और यहाँ भी क्या है 1 है, इसमें क्या कॉमन है, सीओ, कॉटन और कॉटन। अब तो यस किसके कोड को रिप्रेजेंट करेगा, जो रेस्ट पार्ट बच गया है 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, 3 हो गया। आई होप आप ये समझ पाए। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, बैंकिंग में तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, है ना। और इसका एक दूसरा वर्जन है जो मेंस में पूछा जाता है, वो लॉजिक बेस्ड होता है, राइट। यहाँ कॉमन बेस है, वो लॉजिक बेस्ड डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि स्लोप, कोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन है कि स्लोप LOB, इसका कोड लिखा गया 4, 3, 7 और 9। फेट का कोड भी गिवन है आपको, क्या दिया गया 2, 6, 8 और 5। फिर आपको LOFT लॉफ्ट का बताना है। जस्ट देखो ये देख लिख के ही समझ में आ गया। L का कोड क्या है 3, तो इसके नीचे क्या रख दो 3। O का कोड क्या है, यहाँ देखो O का भी प्रेजेंस है 7, तो यहाँ क्या रख दो 7। F का कोड क्या है 2, तो यहाँ क्या रख दो आप 2। और T का कोड क्या है 8। बस आंसर आप मैच कर दो, 37 28 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपके क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन है, जहां मैथमेटिक्स अप्लाई होता है। बस रीजनिंग में ये पूछ लिया है कि साइन इनके चेंज करने होते हैं, जैसा दिया गया है वैसे साइन चेंज करके आपको सिंप्लीफाइड करना होता, सिंप्लीफिकेशन करना होता। तो एक बार हम लिख दे रहे हैं 16 डिवाइड 8 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क करना है। लेकिन यहाँ देखो प्लस को क्या लिखा जाता है, इंटू, जहां प्लस है वहां आप इंटू करिए, ठीक है, और 2 1 लिख दीजिए। फिर माइनस को प्लस किया जाता, तो माइनस को प्लस किया जाता, तो यहाँ प्लस करिए, इसके जस्ट पहले 4 रखिए, माइनस को प्लस। और इंटू को डिवाइड किया जाता है, इंटू को डिवाइड किया जाता, तो आप इंटू की जगह डिवाइड रखो, फिर नंबर को पुट करो। फिर डिवाइड को माइनस लिखा जाता है, तो यहाँ माइनस कर दो। अब आप क्या लगाना है, बॉड मास। अरे बॉड मास बहुत पुराना हो गया, अब तो आपको समझ में आना चाहिए। पहले ब्रैकेट तो है ही नहीं है, ब्रैकेट को हम हटाएं। तो अब क्या करो, सबसे पहले डिवाइड करो। डिवाइड करेंगे तो क्या, 8 को 4 से डिवाइड करें तो 16 माइनस 2 प्लस 2। फिर हम 2 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं 2, राइट ना। ओके, तो आप देखेंगे प्लस और माइनस 2 2 कट के कितना बच जाएगा आंसर 16। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 16। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। ओके, साइन चेंज करने के बाद सिंप्लीफिकेशन है, इसको मैथमेटिकल ऑपरेटर बोला जाता है क्वेश्चन का, जहां मैथमेटिकल ऑपरेशंस काम करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन है हॉलीडे। हॉलीडे का कोड दिया है HODAY। हॉलीडे का कोड है ELIFAX और B। आप देख पा रहे हैं प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, ये 8 पर है, ये कितने पर है 5 है, तो कितने। आप देख पा रहे हैं कि पैरेलल का लॉजिक लग रहा है, इसमें 3 की डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब 15 में से यहाँ भी कितने का 3, यहाँ भी 3, हर किसी में से 3 3 लेटर घटा के फिर उनके कोड को डिकोड किया गया था, कोड दिया गया था, कोड के लॉजिक को आपने डिकोड कर लिया। ओके, तो सिंपल है, सम में से 19 इसकी प्लेस वैल्यू कितना होता है 19। एक दो बार आप लिखते रहेंगे तो आपको प्लेस वैल्यू भी याद हो जाएगा। अगर याद हो जाएगा फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं। 19 में से 3 घटाइए तो कितना आएगा 16। 16 पर कौन आता है P। 21 में से 3 घटाइए तो R। 18। 13 में से 3 घटाइए J। PRJ इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, है कि नहीं, हाँ है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 3 इसमें से भी सभी में से घटाया गया है,
3 3 हमने डायरेक्ट लिख दिया। आपको प्लेस वैल्यू याद होगा तो आप डायरेक्ट लिख के जस्ट आंसर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या है, इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। एट द रेट, ए एट द रेट का अर्थ है पुत्र, मतलब आप जस्ट इतना लिखिए, एट द रेट का मतलब है पुत्र। ओके, हैज, हैज का मतलब है भाई, बस आप क्या लिखें, भाई। ए बी का भाई है। स्टार मतलब माता, स्टार मतलब क्या है, माता। ओके, तो आपको इसका बताना है, यदि जेड के ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को हम बाहर ले लेते हैं। y एट द रेट जेड स्टार डब्ल्यू, और एक चीज दिया है, यदि जेड के 2 बेटे और 1 बेटी है, ये बात अलग से मेंशन किया गया है, इस बात को हाईलाइट कर दो। पहले हम फैमिली ट्री बनाते हैं। आपको पता हैज का मतलब क्या होता, भाई, तो इट मीन्स क्या होगा, एक्स भाई है किसका, वाई का। तो फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक्स भाई है किसका, वाई का। अब एट द रेट का मतलब यहां से देखो, एट द रेट मतलब पुत्र, वाई पुत्र है, किसका पुत्र है, जेड का, तो जेड जस्ट कहां चला जाएगा, ऊपर। ओके, स्टार का मतलब क्या होता है, माता, जेड माता है, किसकी माता है, डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू यहां आ जाएगा। और जेड के पास कितने पुत्र हैं, 2, तो एक दो, तो एक बेटी हो गई, राइट ना। अब आपको कुछ ऑप्शन से देखना कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। कह रहा है डब्ल्यू एक्स की बहन है, डब्ल्यू एक्स की बहन है, ये बात क्या है, एकदम परफेक्टली है, ये आपस में सिबलिंग है तीनों, जेड को, जेड इनकी माता है, तीनों की माँ कौन है, जेड है, तो ये बात क्या है, एकदम परफेक्ट है। डब्ल्यू एक्स का भाई है, ये बात गलत है। डब्ल्यू एक्स का पुत्र है, ये भी बात गलत है। डब्ल्यू एक्स की बेटी नहीं है, बहन है, तो मतलब एक आंसर सही हो गया, तो बाकी गलत ही होगा, बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सही वाला बताना था। ओके, अब फिर यहां देखो, परसेंटेज का अर्थ है पिता, पी परसेंटेज पी, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पिता, बस जस्ट आप नॉर्मली लिख लो, परसेंटेज का मतलब क्या है, पिता, फादर। ओके, और एक्सक्लेमेशन यानी कि ये फैक्टोरियल का भी साइन आप बोलते हो, इसका अर्थ है बहन। और स्टार का अर्थ है बेटी, स्टार का अर्थ है बेटी, आपने इसको जस्ट पुट कर लिया। ओके, राइट, इतना आपने लिख लिया। अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित से दर्शाता कि पी एस की बहन का पति है। पी जो है एस के बहन का पति है, मान लो यस के बहन का पति है, तो यानी पी जो भी होगा ये क्या होगा, पति होगा, किसके पति होगा, एस के बहन का है। मेरी बात समझ पा रहे हो। अब हमें क्या है ना, ऑप्शन में ये बात सर्च करना है कि कौन से ऑप्शन में ये बात सिद्ध कर रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना, कौन से ऑप्शन में ये बात सिद्ध कर रहा है, पी, पी एस की बहन का पति है। अब हमारे पास दो ही चॉइस होते हैं, या तो जल्दी जल्दी इसके फैमिली ट्री बनाएं, मेरी बात समझो, या तो जल्दी जल्दी इसके फैमिली ट्री बनाएं। परसेंटेज का मतलब पिता, इसका मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या है, बहन, और स्टार का मतलब है और बेटी। दूसरा तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन को हम क्या करते हैं, काटते छाटते हैं, ताकि हमें हर ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ना हो। कैसे करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड क्या होता, एलिमिनेट मतलब छाटना, ऑप्शन एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मेथड। देखो मेरी बात सुनो, हमें पी को एस की बहन का पति बनाना, तो पी का जेंडर क्या होगा, पहले हम जेंडर देखते हैं, तो उनका जेंडर मेल होगा, मेल मतलब हम प्लस मान लेते हैं, मेल मतलब प्लस। और अगर पी एस की बहन का है, तो पी और एस के बीच में भी 0 जनरेशन का गैप होगा, उनकी उनके मतलब जो भी सिस्टर होंगी उनके बीच में भी 0 जनरेशन का गैप होगा। तो ज्यादातर जेंडर अभी हम देख लेते हैं, जनरेशन गैप, जे स्टैंड फॉर जनरेशन, कितने को होना चाहिए, 0। तो हम इसमें देखते हैं कि पी का जेंडर कहाँ कहाँ क्या है, प्लस होना चाहिए। बताओ, पी स्टार है, पी स्टार का मतलब बेटी है, अगर पी किसी की बेटी हुई है तो कभी किसी के पति होंगे, नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन परफेक्टली आपका रॉन्ग होगा। पहले हम जेंडर देख रहे हैं, पी का जेंडर कहाँ कहाँ आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब मेल है,
राइट। और पी परसेंटेज, परसेंटेज देखो पी पिता है, यस, अगर पी पिता है तो ये किसी के पति हो सकते हैं, ठीक है, किसी के बहन के भी पति हो सकते हैं, इसमें कोई नहीं। फिर पी स्टार, पी स्टार है, मेरी बात सुनो, पी स्टार है तो स्टार माइनस होगा, तो माइनस है तो कभी ये पति नहीं हो सकते। पी स्टार के बाद क्या है, ये आपका परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब आप पिता है, पिता है तो ये किसी। अब दो ऑप्शन पे आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, एस जहां भी होगा उससे पहले उसकी सिस्टर होनी चाहिए, तभी तो उसकी पी से क्या होगी, शादी होगी। तो ऐसे भी देख सकते हो, जहां भी आपको फैक्टोरियल वाला देखो, आर, आर बहन है, किसकी बहन है, यस की। ये वाला काम, ये वाला देखो फैक्ट, ये जो आपका फैक्टोरियल के साइन है, आर बहन है, किसकी बहन है, यस की। यानी चौथे ऑप्शन को आप जा सकते हो, चौथे ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं फैमिली ट्री बना के। पी परसेंटेज, यानी परसेंटेज मतलब यहां देखो पिता है, फैमिली ट्री, जस्ट आई विल मेक फैमिली ट्री, हाँ, ओके। तो पी पिता है, किसके पिता है, क्यू के, तो क्यू यहां हमने लिख दिया, राइट। पी पिता है किसके, क्यू के। स्टार क्या मतलब है, स्टार मतलब बेटी, क्यू बेटी है, किसकी बेटी है, आर की है, तो आर आपका यहां आ गई, ठीक है। और आर बहन है किसकी, एस की। देखो हमने कहा ना, अब देखो एस की बहन कौन, आर, और इनका पति कौन है, पी है, तो यानी ऑप्शन ये सही है। पूरा बनाने की जरूरत नहीं, दो तो ऐसे कट गया, तीसरा बाई ऑब्जर्वेशन हमने समझ लिया कि आर की कोई बहन होगी, तो बहन होगी तो इनके बीच में ये वाली साइन आना चाहिए, आर और एस के बीच में। मेरी बात समझ पा रहे हैं, तभी तो बहन बन पाएंगी। एक जस्ट कॉमन सेंस, रीजनिंग तो कॉमन सेंस पर ही है ना बेटा। ओके, आगे मूव करते हैं। यहां भी आप देख पा रहे हो कि ये जो आपका है, ये भी ब्लड रिलेशन से है। के ने एल से कहा, के ने किससे कहा, एल से कहा। कहने वाला कौन है, के, और किससे कहा, एल से कहा। तुम क्या कहा, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। देखो इस क्वेश्चन में मेन यही है, जो इन्वर्टेड कॉमा लिखा गया है, इतनी ही बात में क्वेश्चन खत्म है। तो एल के से कैसे संबंधित है, हाउ इज एल रिलेटेड टू के। तो हम बता रहे हैं इसका एक बहुत बढ़िया अप्रोच, अगर आप हिंदी में सॉल्व करते हो, जहां भी मेरा हो वहीं से आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, ठीक है। कितने पार्ट में, दो। मेरे, के ने एल से कहा तो मेरे कौन अपने लिए लगाएगा, के लगाएगा। और किससे कहा, तुमसे, मतलब एल से कहा, तो ये किसकी बात कर रहा है, एल का। बस इतनी बात पर खत्म हो जाती। अब जब दो पार्ट में स्प्लिट करते हो तो मेरे से आप शुरू करो, मेरे मतलब के ने एल से कहा, तो तुम मेरे, मेरे कौन लगाएगा, के लगाएगा। तो के को हम यहां रख लेते हैं, राइट। मेरे की जगह हमने किसको रख लिया, मेरे पति, किसके पति, के पति, तो के माइनस होंगे, जस्ट इनका पति ये होगा। पति के दामाद की बेटी हो, पति के दामाद। अब देखो पति के दामाद कौन होता है, एक इनकी बेटी होगी, उस बेटी की शादी होगी, तभी तो ये पति का दामाद होगा। मेरे पति के दामाद की बेटी हो, बेटी, इनके पति के दामाद की बेटी जस्ट ये होगी। कौन है, एल। के ने एल से कहा, एल को, किसको कहा, ये कहने। बस अब यहां तक देखो आपने बना लिया, एक बार हम फिर से बना रहे। मेरे की जगह किसको रख दिया, के को। के पति कौन होंगे, जस्ट ये हो गए। पति के दामाद, दामाद मतलब कि एक बेटी, बेटी की शादी हुई, पति के दामाद की बेटी, बेटी ये हो गई। हो कौन हो, ये एल की बात तो ही कर रहा है ना भाई, किसकी बात कर रहा है, एल की। के ने कहा तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, एल को कह रहा था। अब आपको कह रहा है एल के से किस प्रकार संबंधित है। आप बताओ, बेटी की लड़की क्या लगती है, बेटी की, तो एल की पोती, एल की बेटी तो कभी नहीं है, एल के की पोती है, ये बात क्या है, सही है, ये बात सही है। एल के की बेटी है, ये बात क्या है, गलत है। एल के का दामाद है, ये बात गलत है। एल के का पिता है, ये बात तो गलत है ना। शायद ये समझ में आ गया हो, हमने कहा दो पार्ट में, एक बार जस्ट हम फिर से बता रहे हैं, दो पार्ट में स्प्लिट करो। के ने एल से कहा तो कहने वाला कौन होगा, के ही मेरे में, मेरा अपने लिए लगाएगा। तुम मतलब एल की बात कर रहा है, तुम मेरे मतलब एल से कह रहा है कि तुम मेरे पति, के ने कहा मेरे पति के दामाद, दामाद कौन होगा, जस्ट बेटी, बेटी का हस्बैंड दामाद
की बेटी हो तो ये बेटी मतलब नीचे यल की बात करा तो यल 2 जनरेशन छोटा है तो यल पोती होंगी, ठीक है, नातिन होगी, यही होता है, राइट ना। ओके, अब आपको ये देखो, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखो एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, तो क्या क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? निम्नलिखित में वर्ग लोकतांत्रिक का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। वर्ग किसको? लोकतांत्रिक, बस इतना ही लिख दो, लोकतांत्रिक, थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी लिखने से। वर्ग किसको? ये वर्ग है लोकतांत्रिक। त्रिकोण वास्तुविदों का, वास्तु त्रिकोण मतलब त्रिभुज, वास्तुविदों का, बस से ऐसे जस्ट नाम लिख दो। वृत्त भारतीय का प्रतिनिधित्व करता है, ये सर्कल किसका? भारतीय, राइट। और आयत, आयत पिता का प्रतिनिधित्व करता है, आयत ये है, ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? पिता का, जस्ट आपने लिख दिया। तो कौन से अक्षर समूहों का भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है जो लोकतांत्रिक है? भारतीयों का, ठीक है, कह रहा है कि कौन से अक्षरों का समूह भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है जो लोकतांत्रिक है। अब हमें देखना है कि जो लोकतांत्रिक है और भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार हम फिर से मैच कर लें कि सारी चीजें हमने लिखा है। निम्नलिखित आकृति में वर्ग लोकतांत्रिकों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, ये आपका वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, लोकतांत्रिकों का प्रतिनिधित्व। त्रिकोण वास्तुविदों का पालन करता है, त्रिकोण मीन्स ये त्रिभुज, वास्तुविदों का। वृत्त क्या है? भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, ये वृत्त क्या है? भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी क्या है? सही है, राइट। और आयत पिता का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी बात क्या है? सही है। अब हमें ये लिखना है कि कौन से अक्षर या अक्षरों का समूह भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है जो लोकतांत्रिक हो। सबसे पहले हम लोकतांत्रिक वाले में आएंगे। लोकतांत्रिक वाले में तो केवल 2 ही लेटर हैं, ई और जी, लेकिन उसके अलावा ये क्या होने चाहिए? भारतीय भी होने चाहिए। भारतीय एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सर्कल वाला पार्ट आना चाहिए। तो यही जस्ट ई ऐसा है जो भारतीय भी है और लोकतांत्रिक का भी रिप्रेजेंट करता है। मेरी बात समझ रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ई होगा, है ना। वह कौन सा अक्षर समूह है भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है जो लोकतांत्रिक है, ठीक है, तो यही होगा, ई वुड बी करेक्ट आंसर, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। कह रहा त्रिभुज, षटभुज और ज्यामिति। ज्यामिति के अंदर ही हम त्रिभुज की स्टडी भी करते हैं और षटभुज की करते हैं, तो इट मींस, लेकिन त्रिभुज अलग होता है, षटभुज अलग होता है, ज्यामिति के अंदर ही इनकी हम स्टडी करते हैं। लाइक दिस फिगर बनेगा, तो कोई इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन को हम करेक्ट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा से ध्यान से देखना है। पहले डायरेक्शन आप केयरफुली रीड करो। एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 महीनों का कार्यक्रम में भाग लिया। मतलब एक वुमेन है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया अपने वेट को लॉस करने के लिए, ठीक है। तो अच्छा, 1 2 3 4 5 6 महीने, ठीक है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले उनका वजन 100 किलो था। काफी वजन था, 100 किलो था। कितने केजी का थी? 100 केजी की थी। अच्छा, रेखा आरेख प्रत्येक महीने के अंतर में उनका वजन किलो में दर्शाता है, राइट। पिछले महीनों की तुलना में कम करने के बजाय उसने कितने महीनों में वजन बढ़ाया है? अच्छा, बढ़ाया है कितने महीनों में? देखो, ये पहले तो 93, चलो 100 से था, तीनों ने पहले महीने में 93 कम कर लिया, फिर 87 इन्होंने कम कर लिया, फिर 89 इन्होंने बढ़ा दिया है तो पहले महीने में, और फिर इन्होंने कम कर लिया, फिर 78 से 82 फिर इन्होंने इंक्रीज कर लिया। कितने महीने में इंक्रीज किया? 2 महीने में इन्होंने अपना वेट को इंक्रीज किया, बाकी सब महीने में उन्होंने कुछ ना कुछ लॉस किए हैं, ठीक है। ओके, तो यही पूछा गया है। भले देखने में लग रहा है कुछ क्वेश्चन ऐसा, लेकिन क्वेश्चन इजी है। अगला देखो, कह रहा है कि इसको भी थोड़ा से ध्यान से देखना है। ये दिया गया है कि आगंतुकों की संख्या, थोड़ी हिंदी आप समझो। सोमवार को 1200, मंगलवार को 700, बुधवार को 300, गुरुवार को 500, शुक्रवार को 600, शनिवार को 2000, ठीक है। तो कह रहा है कि यह दंड आरेख सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या को दर्शाता है, राइट ना। शनिवार को आगंतुक की संख्या गुरुवार को आगंतुक की संख्या से कितनी प्रतिशत, मतलब जो डैश दिया, कम थी।
अच्छा शनिवार को आप देखिए, जस्ट शनिवार को कितना है 200 है, शनिवार को कितना है 200, और गुरुवार को आप देखेंगे 500 है, कितने हैं 500 है। मेरी बात समझो, तो 2 से 2 ये कट गया, 2 से ये कट गया, यानी 2:5 बन गया, 2:5 का रेशियो बन गया। अब कह रहा है शनिवार को आगंतुक की संख्या गुरुवार के आगंतुक की संख्या से कितनी कम है। तो आप देख पा रहे हैं गुरुवार से हमें कंपेयर करना, कितना कम है बेटा 3, 3 किस पे कम है 5 पर, तो हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 5 दूनी 10, कितने प्रतिशत आ जाएंगे 60%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 60%, राइट ना। ओके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि दो आपके सर्कल दिए गए हैं, उन सर्कल में एक आर्टिकल ए है, एक आर्टिकल क्या है बी है। बहुत शुद्ध शुद्ध हिंदी दिया गया है, यूपी पुलिस में बच्चे ज्यादा हिंदी लाइक करते हैं, तो आप इसको देखेंगे। कह रहा कि खरीद मशीन का उपयोग करने वस्तु ए को तैयार करने में 12 घंटे लगते हैं। कितने, इसमें इसको तैयार करने में कितने घंटे लगते हैं 12, मतलब मोड़ में, ड्रिलिंग में, पिसाई में, परिष्करण मतलब करने में, राइट। और वस्तु बी को 15 घंटे लगते हैं, इसको कितने लगते हैं 15 घंटे लगते हैं। तो वस्तु ए के ड्रिलिंग का समय वस्तु बी के ड्रिलिंग समय से प्रतिशत कम है, मतलब व्हाट, कितना प्रतिशत कम है। तो देखो ये मिला के तो आपका 100% होगा, इसको आप 17, 34, 34 और ये आप देखेंगे तो 100% ही होता है। तो हमें ये देखना है ड्रिलिंग में, तो 12 का, अब देखो ड्रिलिंग ए में आप देखेंगे ए में 12 घंटे लगता है, लेकिन ड्रिलिंग में उसको 25% लगता है। 25% का मतलब है 1/4 बेटा, कितने घंटे लगेंगे 3 घंटे, राइट। और बी में 15 घंटे है, बी में टोटल कितने हैं 15 आवर्स है, लेकिन ड्रिलिंग में आप देखेंगे 33%, 33% का जस्ट अगर बोले तो 1/3 हम बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा से मतलब कि कम होगा, फिर भी अप्रोक्सीमेट डेटा हम ले रहे हैं। 3×5 = 15, कितना लग गया 5। अब कह रहा है ड्रिलिंग ए के लिए ड्रिलिंग 20 वस्तु के ड्रिलिंग समय से कितने प्रतिशत कम है। तो वस्तु ए के लिए ड्रिलिंग का समय कितना है 3 है, और बी का कितना है 5 है। मेरी बात समझ पा रहे हो, कितना कम है 2 है, किस पे कम है 5 पर। प्रतिशत पर आप निकालो तो जस्ट ये 20 और ये कितना हो जाएगा 40%। तो हमें अप्रोक्सीमेट लेना है, तो ये डेटा सही है। क्योंकि 33% का मतलब जैसे 33.33 का मतलब 1/3 होगा, तो हमने तो ये रख लिया। हालांकि आपका आंसर यही है, तो रफ डेटा लेके क्यों इतना कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि ये देखो सब 25%, 100% है, तो रफ डेटा लेके ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं, एक बार ऑप्शन पर भी फोकस करना है। आंसर आपका आएगा 33.3339, राइट ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द दूसरे शब्दों से संबंधित नहीं है। कौन सा क्वेश्चन दूसरे शब्दों से संबंधित नहीं। अच्छा दौड़ना, चलो ये भी ठीक है। नींद मतलब हम तो सो रहे हैं, राइट। धीरे धीरे चलना, चलना देखो दौड़ना, धीरे धीरे चलना, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, बट आप जब स्लीपिंग सोते हो तो ये अलग कैटेगरी का है, तो यही हमारा ऑड हो गया, ऐसा आप कह सकते हैं। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, ऑड वन का क्वेश्चन है, राइट ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विषम अक्षर विकल्प का पता लगाइए, मतलब तीन में कोई ना कोई सिमिलरिटी होगी और एक में अलग होगा, देखते हैं। ये तो एल के और एम, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, जस्ट छोटे अक्षर से लेटर से स्टार्ट करते हैं इसमें। यहां आप देखेंगे के के बाद क्या आता है एल आता है, फिर क्या आता है एल के बाद एम आता है, ऐसे कुछ सीरीज बने, ठीक है। डी के बाद क्या आता है ई आता है, बट यहां तो नहीं है, यहां तो ये बात डिनाई कर रहा है। एच के बाद क्या आता है आई आता है, आई के बाद क्या आता है ये भी डिनाई कर रहा है पहले से। एस के बाद आर आता है, आर आर और एस के बाद टी आना चाहिए, ये भी डिनाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों में सिमिलरिटी है, सी डी जी एच आई क्यू आर एस। तो पहला आंसर क्या है ऑड है। जब दो में ही देख गया था पहला आप लगा सकते थे, पहला ऑप्शन क्या है आपका ऑड है, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप बोल सकते हैं नॉन वर्बल के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है बेटा, नॉन वर्बल रीजनिंग के। तो इसमें जस्ट आपके ऑप्शन के ऑब्जर्वेशन से भी सॉल्व हो जाता है, कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट भी होते हैं, वो भी हमें देखना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है।
आप देख पा रहे हैं कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर है कुछ लाइन है। तो लाइन क्या होती है, या तो वर्टिकल हो या तो हॉरिजॉन्टल हो। तो एक बार इस पे हम काम करते हैं। इसमें देखो वर्टिकल है एक, हॉरिजॉन्टल है एक हॉरिजॉन्टल, दो हॉरिजॉन्टल, तीन, चार और पांच। पांच अगर हॉरिजॉन्टल है, पहले हम हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं फिर क्या लिख रहे हैं, वर्टिकल। पांच अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है सर्कल के अंदर, तो चार क्या हो जाएंगे वर्टिकल। देखो एक, दो, तीन और चार। ठीक है, इसमें देखते हैं हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल, एक, दो, तीन, चार। इसमें चार है तो इसका मतलब पांच वर्टिकल होगा। ओके, हमें तो ऑड वाला देखना है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखते हैं। हॉरिजॉन्टल देखें तो एक, दो, तीन, चार और पांच। इसमें पांच है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, चार। लास्ट में भी एक बार देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक, दो, तीन, चार और पांच। इसमें पांच है और इसमें चार है। तो आप देखो पांच चार का रेशियो, पांच चार का, यहाँ भी पांच चार। तो कौन सा ऑड है बेटा, बी वाला। आप बोल सकते हैं कि सर बी वाले में थोड़ा से ऑड है, इसमें हॉरिजॉन्टल चार है, वर्टिकल पांच है। राइट, तो कुछ ऐसे सॉल्व होगा। अब यहाँ भी देखो, ये भी हमें देखना है कौन सी आकृति डिफरेंस है। तो आकृति में एक बार लेटर देखते हैं कि कौन कौन सा लेटर है ऐसा। देखो इसमें H है, Q है, H है, Q है, Y है। इसमें भी H है, Q है, Y है। इसमें भी देख लो H, Q और Y। इसमें भी देख लो H, Q और Y। राइट है, ओके। फिर NIX है, NIX। इसमें भी एक देखते हैं NI और X है। इसमें N है, X है, लेकिन I नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑड है। इसमें I नहीं दिया है। राइट है, बाकी देखो I दिया गया, बाकी सब लेटर। ये वाला क्या है, हमारा ऑड है। ओके, अब देखो बंदूक, बंदूक से क्या निकलती हैं, गोलियां निकलती हैं। टॉर्च से क्या निकलता है, अब बताओ। रोशनी, रोशनी तो है ही नहीं। टॉर्च से आग निकलेगा, ये बात गलत है। अंधेरा निकलेगा, मोमबत्ती निकलेगा। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लल्लू टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। राइट, बैटरियां। टॉर्च से आप क्या बताएंगे, बैटरियां ही निकलती, निकलने की तो रोशनी निकलती, लेकिन बैटरियां हम देख ले रहे हैं। राइट, अब देखो ये बेटा थोड़ा से एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। 125.3, फिर इसके बाद ये दिया है 5, फिर ये आपको बताना है जस्ट इसका रिलेशन 14641.4। तो 125 और 3 का मतलब होता है कि हम ऐसे बोल सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 का क्यूब हम बोल सकते हैं कि नहीं। 5 का क्यूब मतलब ये 3, ऐसे लिख सकते हैं। इसका रिलेशन यही हुआ। तो इसका मतलब है कि बेटा ये जो भी नंबर होगा वो उस नंबर का 4 टाइम होगा, क्योंकि इनके 4 में। अब ये किसका 4 टाइम होगा, आप देखो किसके यूनिट डिजिट, 6 के यूनिट डिजिट में आएगा नहीं, 4 के यूनिट डिजिट में 4 आएगा नहीं। कितनों पावर रख लो, 6 इंटू 6 करो, 4 इंटू 4 करो, 11 के ही पावर में आएगा। जस्ट कॉमन सेंस। इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं 11 का पावर 4, ये इसका मतलब होता है, ये पावर यहाँ लगा है। ओके, तो 11 का पावर आप 4 बार 11 का मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना। हालांकि आपको ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है, ज्यादा अगर डिफिकल्ट है तो ऑप्शन आप चले जाओ। ऑप्शन में 6 का पावर भी करो तो 4 टाइम तो कभी यूनिट डिजिट 1 नहीं आएगा। 4 का भी करो, कभी भी यूनिट डिजिट 1 नहीं आएगा। इसमें भी 14 है तो लास्ट 4 है तो कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब 11 का आप एक करके चेक करेंगे तो आपको यही मिलेगा। वैसे भी 11 का क्यूब 13, 3 1 होता है। फिर 11 का मल्टीपल करोगे 11, 11 33, 33 और एक 34। सही है, मिल गया। ये सॉरी, ये मिल गया, ये वाला आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 11 होगा। ओके, अच्छा ये कह रहा है कि ये एम्बेडेड फिगर है। एम्बेडेड फिगर का मतलब है कि क्वेश्चन में एक आकृति आपको दे देगा, ये वाली। ये किस आकृति के अंदर छिपी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं ये आकृति थोड़ा सा इधर गई है, फिर ये ज्यादा है, इधर है। तो हम इसको जस्ट एनालाइज करते हैं, ये बात किसमें सही है। ओके, तो सबसे पहले देखो इसमें तो नहीं है, इसमें तो आपको थोड़ा ऐसे आना चाहिए। अच्छा इसमें है, इसमें ये मिल रहा है, तो थोड़ा से इसके बाद ये आकृति इधर हो गई, ये भी बात सही है।
लेकिन ये आकृति फिर इधर से निकल के ज्यादा आना चाहिए, ये तो पैरेलल में आ रही है, तो ये बात तो थोड़ी सी डिनाई कर रही है, राइट। तो इधर हम देख लेते हैं बेटा, इसमें आप देखो फिर ये आकृति थोड़ा से कर्व है, फिर ये आकृति बहुत ज्यादा निकल गई है और ये बात को एकदम सिद्ध कर रही है। ये हमारी आकृति, ये छुपी हुई आकृति, बस इसको आपको ऐसा नहीं इसमें कोई ट्रिक होता है, ये बस जस्ट ऑब्जर्वेशन ऑप्शंस के ऑब्जर्वेशन से सॉल्व होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, है ना, कुछ प्रैक्टिस से हो जाते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शन के ऑब्जर्वेशन से, और इसमें कोई ट्रिक नहीं होता। तो आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, सही है, राइट। ओके, आगे की तरफ मूव करते हैं। अभी देखो क्या है कंप्लीट फिगर का, हमें यहाँ से एक कोई ऐसा फिगर सिलेक्ट करना है जो ये कंप्लीट कर दे। कंप्लीट करने के लिए देखो ये एकदम सीधी लाइन है, तो इसमें भी एक सीधी लाइन जाएगी, जस्ट ऐसे जाएगी, मिलेगी। तो हम देखते हैं ये कहाँ है, ये सीधी लाइन आपको यहाँ से जानी चाहिए, यहाँ से जाके यहाँ मिलेगी, तभी तो कंप्लीट करेगा ये, और ये जाके आपके विकट से मिल जाएगी। तो एक तो ये भी सही है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, ये वाला नीचे की तरफ है, तो पहला ये आकृति से हमारा आंसर फिट हो गया। देखो ऑप्शन के एलिमिनेशन मेथड में हमने देखा कि ये ऑप्शन तो नहीं फिट होगा, गलत, ये ऑप्शन भी नहीं फिट होगा, यहाँ से आ रहा है ऑप्शन, ये भी ऑप्शन आप देखेंगे नहीं फिट होगा, तो हुआ क्या, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। देखो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको ये कह रहा है कि जो ये कंप्लीट फिगर बना है, समझ पा रहे हैं कि नहीं, इस क्वेश्चन को समझना, हम इन सब जो ऑप्शन से जो ऑप्शन में टुकड़ों टुकड़ों में फिगर दिया, किसको जोड़ के ऐसा बना सकते हैं। पहली बात तो देखो इसको सॉल्व करने का कोई ऐसा तरीका नहीं होता, ना कोई ऐसा रूल्स होता है कि हम बता रहे हैं, ठीक है। हम ऑप्शन के ऑब्जर्वेशन से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा आप समझना। आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन में आपको कितने चार चार स्प्लिट में फिगर है, तो हम इसको चार पार्ट में स्प्लिट करते हैं, इसको क्वेश्चन को किसके चार पार्ट में स्प्लिट करते हैं, कुछ ऐसा लाइक दिस फिगर हम बनाते हैं, बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करके देखते हैं चार पार्ट में कौन सा है। तो पहली बात तो हमने एक इसको स्प्लिट कर दिया, मेरी बात ध्यान से समझना, ऐसा फिगर एक हमने ले लिया, स्प्लिट कर दिया, ये एक तरीका है। और भी आपको तरीका अच्छा लगे जोड़ के भी बना लो, ये एक तरीका है, राइट। ओके, एक कलर और लेते हैं, हमने देख लिया ऐसा फिगर पहले होना चाहिए। अब एक तो ये फिगर हो गया, एक हम और कोई अलग कलर ले रहे हैं ताकि आपको इससे पता चले। ये कि ये वाला देखते हैं कि ये वाला फिगर ऐसा लाइक दिस कुछ फिगर बनना चाहिए। अगर ये एक बार हुआ नहीं तो फिर से हमें ब्रेक करके देखना पड़ेगा। ये हमने देख लिया, अब बस कोई जरूरत नहीं है, अब इतने पर देखते हैं। सबसे पहले ये वाला देखते हैं, ये वाला कहीं मिल रहा है, ठीक है, ये वाला इस ऑप्शन में नहीं है। अभी हम जिस तरह से ब्रेक किए उस पे काम कर रहे हैं, राइट ना। अगर ये मिल गया, नहीं तो इसको फिर दूसरे तरीके से ब्रेक करेंगे। ओके, ये वाला फिगर इसमें नहीं है, ये इसमें है, देखो ये वाला फिगर जस्ट इसमें है, और इसमें नहीं है, और इसमें भी है। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे भी लगाओ उससे मतलब नहीं, ये वाला फिगर इसमें भी है, राइट। ये वाला फिगर हम देखें, तीन बॉक्स है, फिर बीच वाले से लगा है, तो अच्छे जो कट गया उसको छोड़ दो। ये वाला तीन बॉक्स तो है लेकिन एक ही लगा है, तो इसमें ये फिगर डिनाई कर रहा है। अब बचा क्या, क्या लास्ट ही बचा है, तो इसमें ये देखो ये वाला फिगर है ना, जस्ट ये जो हमने ब्लैक कलर से किया ये वाला, और ये वाला फिगर ये वाला फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा, और ये वाला फिगर जस्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो गया, इसी ब्रेक से हमारा मिल गया। अगर मान लो कोई भी ब्रेक इसमें नहीं होता तो फिर हम और देख लेते, दूसरे तरीके से ब्रेक करते, इसको अलग करते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई ऐसा रूल्स नहीं होता। तो फोर्थ आंसर को बना के इनको जोड़ के ऐसा फिगर लाइक दिस फिगर बनाया जा सकता है, राइट ना। ओके, अब देखो ये डाइस का क्वेश्चन है, एक ओपन डाइस का क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है, ओपन डाइस का क्वेश्चन है। ओपन डाइस को क्या है, जब बंद करते हो तो 3D में बन जाता है। तो निम्नलिखित विकल्प में से दिए गए आकृति में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में दिए गए खुले घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। मतलब हमें ये बोलना है कि तीन बनेगा एक नहीं बनेगा, तो जस्ट आपको अल्टरनेट वाले अपोजिट होते हैं। जैसे ये स्टार है, स्टार के अपोजिट क्या होगा, ये अल्टरनेट, मतलब फोर डॉट वाले होंगे। तो जो अपोजिट होता है वो कभी एक साथ नहीं दिखेगा डाइस में। देखो ये अपोजिट वाले एक साइड यही नहीं बनाया जा सकता है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, बाकी बनाया जा सकता है।
हमें ये बोला कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो पहला ही नहीं बनाया जा सकता। अपोजिट वाले कभी एक साथ डाइस में आते ही नहीं। ओके, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा चेक करो ना, ये वाला सही होगा, ये वाला बनाया जा सकता है, ये वाला बनाया जा सकता है, ये वाला बनाया जा सकता है, ये वाला बनाया जा सकता है। ठीक है, हमने ये पूछा गया कि फोल्ड करने पर कौन सा नहीं बनाया जाता, जो अपोजिट हो गए वो एक साथ नहीं होंगे। डाइस में अगर कोई भी अपोजिट है तो फिर एक साथ विजुअल नहीं होंगे, राइट। ये देखो क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि ये इसको एग्जाम में छोड़ दें, क्या करें, एग्जाम में छोड़ दें। ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है। थोड़ा से आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा इस क्वेश्चन पर, तो आप इस क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन हैं, इनसे आप बहुत इजीली कर जाओगे। ये होता क्या है बेसिकली क्वेश्चन, आप इसको आप समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो कि कहीं भी रिक्रूटमेंट हो रहा है, जैसे आपके पास कोई कंपनी है, आप उसमें एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय किस तरीके के किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हायर करना चाहते हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो हायर करती है, तो उसके कुछ क्या होते हैं, क्राइटेरिया होती है। क्राइटेरिया कैसे कि जैसे पढ़ा लिखा हो, इंटर पास हो, एज हो, फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है तो उसको हम सिलेक्शन करेंगे, या कुछ ऐसे कंडीशन को नहीं फुलफिल कर रहा तो उसके हम अपने सीनियर के ऊपर भेज देंगे, जस्ट लाइक यही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। दिए गए प्रश्न उत्तर को निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए। गायन प्रतियोगिता टीवी शो में जज बनने की शर्तें, मतलब आपको जज के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। जो गायन प्रतियोगिता होता है उसमें जज, टीवी जज में नहीं आप देखते शो जज जो करते हैं उसमें जज बनना है। तो उसके लिए कह रहा है व्यक्ति गायन संगीत या कम से कम एक पुरस्कार जीता होना चाहिए, राइट। ये जो होते हैं ये मेन कंडीशन होती है। अगर ए बी सी डी ई, अगर ये कंडीशन को आप फुलफिल करते तो आप जज बन गए, नहीं किए तो फिर उसके बाद सब कंडीशन दिया गया है। सब कंडीशन क्या है, जैसे पहला बी वाले के साथ है कि बी वाला आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, दूसरा डी वाले के साथ है, तीसरा ई वाले के साथ। इसमें कह रहा है कि अगर बी वाला मान लो सब फॉलो कर रहे हैं लेकिन बी वाला नहीं कर रहे, तो आपका आवेदन रोक के रखा जाएगा, मतलब आपको होल्ड कर दिया जाएगा। आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा बट आपको होल्ड करके रखा जाएगा। और यदि आपने जीवन में किसी समय आपने वार्षिक आय का 50% दान किया तो उससे इस शर्त में छूट आपको मिलेगी, मतलब कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ई में कह रहा है कि ई वाला अगर आप पूरा नहीं करते, यानी एज है आप 35 से 70 के बीच में होने चाहिए, तो आपको आपको क्या कर रहा है, आपको यह इस केस में भी आवेदन को क्या कर रहा है, होल्ड करके रखा जाएगा। पहले तो हम देखेंगे सिलेक्शन किसका होगा। सिलेक्शन उसका होगा जो ये पांचों कंडीशन को फुलफिल करेगा। और कम व्यक्ति को अब देखो पांचों कंडीशन एक बार हम पढ़ रहे हैं, फिर हम आपके पास कोई जॉब लेने जाएगा, आपको ये देखना है कि सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, यानी ऑप्शन में कौन सा उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, राइट ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्ति का 5 कंडीशन क्या है। पहली बात तो उसको कम से कम एक पुरस्कार वो विन किया हो, और 10 वर्षों के लिए संगीत उद्योग में काम करना चाहिए, उसको कहीं ना 10 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए, 3 भाषाएं बोलने का सक्षम होना चाहिए। व्यक्ति अपनी वार्षिक आय का 10% दान करने के लिए तैयार हो, कितना, 10%, और 35 वर्ष से छोटा नहीं होना चाहिए, और उसकी एज 70 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सब कंडीशन है, पहले हम मेन कंडीशन पर फोकस करते हैं। व्यक्ति ए 40 वर्ष का है, 40 वर्ष का है तो हमें चाहिए कितना, 35, तो ई वाला कंडीशन को वो फॉलो कर गया, बस जस्ट टिक लगाना है, राइट। और वह अपनी वार्षिक आय का 10% दान करने को तैयार है, हमें करना है 10%, ये वाला भी कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है, राइट। उन्होंने संगीत उद्योग में अपने 15 वर्षों का अनुभव है, 15, हमें चाहिए कितना, 10 का, तो ये बी वाले भी कंडीशन को इन्होंने सेटिस्फाई किया। उन्होंने 3 पुरस्कार जीते हैं, हमें चाहिए कितना, एक, राइट। अब एक और, वह केवल हिंदी और अंग्रेजी में बोल सकते हैं, यानी हमें 3 भाषा चाहिए, उनके पास कितनी भाषा है, 2 भाषा, तो इस कंडीशन को वो फुलफिल नहीं करते। अगर यही कंडीशन वो फुलफिल करता तो उसको जज बना दिया जाता। अब देखते हैं सी के लिए कोई कंडीशन है, इधर आओ, ये कंडीशन बी के लिए है, सब कंडीशन डी के लिए है, और ई के लिए है, सी के लिए तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनको जज नहीं बनाया जाएगा, यही आंसर है यार। सब कंडीशन पर्टिकुलर किसके लिए है, कौन से है, बी के लिए है, डी के लिए, ई के लिए, सी के लिए तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब उनको जज नहीं बनाया जाएगा, वो डिससेलेक्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं।
सेम बेटा हमने पढ़ ही लिया। अब ये सारे कंडीशन हमने एक बार तो पढ़ ही लिया, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट को अब पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? कैंडिडेट जो आपके पास जॉब लेने गया, राइट। अब इसमें कह रहा है व्यक्ति अपनी आय का 5% विजेता को दान करने के लिए तैयार है। मेरी बात सुनो, 5%, लेकिन हमें चाहिए कितना? 10%। इसका मतलब है डी वाला कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ओके, एक एक करते हैं, सॉल्व टिक लगाते जाओ। उन्होंने अपने किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद से 30 वर्षों तक संगीत उद्योग में काम किया, यानी किशोरावस्था में आ गए तो हम मान के चल रहे हैं इनकी एज भी हो गई 35 से ज्यादा हो ही जाएगी। किशोरावस्था के बाद 30 वर्षों उन्होंने संगीत उद्योग में काम किया, तो वो 35 से ज्यादा चले गए, ठीक है। अच्छा, वह हिंदी, अंग्रेजी और तमिल मातृभाषा में बात कर सकते हैं, तो चलो वो हिंदी अंग्रेजी 3 भाषाओं से ज्यादा हो गई, ये भी है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने मातृभाषा में, उन्होंने 2016 में बाढ़ राहत के लिए 7 लाख रुपए दान दिया था, जबकि वार्षिक आय 12 लाख थी। चलो 12 लाख थी, उन्होंने 7 लाख दिए, ये भी बात है। लेकिन ये बात आप देखो कि उनके पास ये दोनों चीज की जानकारी नहीं है, कि ना तो उनके पास अनुभव है, ना तो ये पता नहीं है कि नहीं, ये चीज क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया। लेकिन ये चीज तो आपके मेन आपके क्या है, क्राइटेरिया का पार्ट है। और ये भी नहीं पता उन्होंने कितने पुरस्कार जीते, ये चीज मतलब फुलफिल नहीं करा, ये नॉट गिवन है। क्वेश्चन में क्या है, दिया ही गया नहीं, इसके बारे में जानकारी ही नहीं दी गई है। अब जब किसी बारे में जानकारी ही नहीं दी गई है तो उसको जज बनाया जाए या जज नहीं बनाया जाए या आवेदन को रोक दिया जाए, ये तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंकड़े क्या है, अपर्याप्त हैं। हमें ये तीनों ऑप्शन पर सिलेक्ट करने के लिए जज कैसे बना देंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं। जज नहीं बनाया जा सकता, ये भी नहीं पॉसिबल है आगे वाले डेटा। और आवेदन को रोक के कैसे रखा जाए, ये भी नहीं हमें पता है। चलो बी वाले तो खैर मान सकते कि आवेदन को रोक लो, चलो बी वाले में तो उनके पास 10 वर्ष का नहीं है, तो उनको तो कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मेरी बात सुनो। लेकिन लेकिन ये वाला तो होना चाहिए ना। ये केवल तभी लागू होगा, ये तीनों में से, जब 4 कंडीशन वो फुलफिल करते हो, राइट ना। 4 कंडीशन, ये तो चलो, ये ना तो ये वाले फुलफिल कर रहे हैं, ना तो बी वाला, उनके पास 10 30 नहीं, बी वाला तो कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, बी वाला तो 10 वर्ष से ज्यादा है कि, ये वाला नहीं है ना, 10% नहीं कर रहे। ए वाले की जानकारी नहीं है, ये बी वाले को हटा दो बेटा, बी वाले को हटा दो। बी वाले में दिया गया 30 वर्षों का अनुभव, तो उनके पास 10 वर्ष है, ये सही है ना, राइट में, इसको समझो। ए वाले के बारे में जानकारी ना, उनको कम से कम संगीत में 1 पुरस्कार जीतना चाहिए, इसलिए डेटा अपर्याप्त, राइट। ओके, अगर 2 में भी होता तो भी यही आंसर होता, 1 में भी है तो भी आंसर, चूंकि ए के लिए हमारा कोई सब कंडीशन नहीं। सब कंडीशन किसके लिए? बी के लिए है, डी के लिए है और ई के लिए। ए के लिए कोई सब कंडीशन नहीं। अगर ये फॉलो करता, जस्ट हम आपको बता रहे हैं, ए फॉलो करता कि नहीं उनके पास एक संगीत में कहीं ना कहीं उन्होंने पुरस्कार जीता है, तो बी वाले के लिए हमारे पास सब कंडीशन थी, उनका आवेदन तब रोक के रखा जाता। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ समझ लो, आगे आने वाले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है तो पूछेगा भी आपके एग्जाम में इस बार। सेम यहाँ बेटा, इसको देखते हैं। संगीत उद्योग में उन्होंने 25 वर्षों का अनुभव है। कितने? 25। हमें चाहिए कितने? 10। तो ये बात को ये डायरेक्ट फुलफिल कर रहे हैं। उन्होंने 5 पुरस्कार जीते हैं, तो हमें चाहिए कितना? 1। ये भी बात को उन्होंने फुलफिल किया। उन्होंने 2017 में भूकंप राहत के लिए अपनी पूरी वार्षिक आय दान की थी। वह अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी में पारंगत है। तो पूरी मतलब की दी तो वो 10% से ज्यादा हो गया, ये भी बात है। वो कितने में पारंगत है? कई भाषाओं में, अंग्रेजी में, फ्रेंच और हिंदी में, 3 भाषा में है, तो ये भी फुलफिल। लेकिन एज के बारे में कुछ मेंशन नहीं यार। ये कह रहा है कि यदि व्यक्ति मानदंड को पूरा नहीं करता लेकिन अन्य मानदंडों को पूरा कर, तो उसके आवेदन को रोक के रखा जाएगा। अच्छा, मानदंड, अब ये क्या होगा? 35 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते। चलो एक केस में हम मान लेते हैं उसकी एज 30 है, तो ई के बारे में पता हो गया ना, तब हम आवेदन को रोक सके। लेकिन ये तो हमें पता नहीं कि 30 है कि 40 है या 70 है। जब किसी बारे में डेटा नहीं दिया गया तो जस्ट हम अपने मन से कुछ नहीं मानेंगे, उसको हमेशा नॉट गिवन लगाएंगे, ये डेटा में दिया नहीं गया। जब डेटा में नहीं दिया गया है तो हम क्या बताएंगे? आंकड़े अपर्याप्त हैं, राइट ना। बस इतना हम देखो, ये क्या है, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा पढ़ने से, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं एक बार अगर आपकी अप्रोच इसकी ठीक ठाक हो जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ दिया है आपको,
सीरीज का क्वेश्चन दिया है। सीरीज मतलब ये है कि नॉन वर्बल सीरीज का है, दो लेटर है, उनके पोजीशन मूव कर रहे हैं। सबसे पहले एक को टारगेट करो। बॉक्स देखो यहाँ था तो एक स्टेप मूव करके यहाँ आ गया, इसमें देखो यहाँ आ गया, फिर एक स्टेप मूव करके यहाँ आ गया, फिर एक स्टेप मूव करके कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन वो अपने हर बार देखो जब यहाँ आया तो वो अपने पोजीशन को भी देखो चेंज कर रहा है। पहले इधर था, फिर इधर हो गया, अब यहाँ भी आया है, तो इसमें पोजीशन चेंज किया, यहाँ आने के बाद इधर ही है, तो सबसे पहली बात तो ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा, एक स्टेप मूव करके यहाँ जाएगा। तो यहाँ अभी देखते हैं, यहाँ दो ही ऑप्शन में है, इसमें और इसमें, राइट। अभी इसको जस्ट दो ही, बाकी दो आंसर तो आपके कैंसिल हो गए। ये देखो जस्ट ये यहाँ से यहाँ गया इसमें, फिर यहाँ से यहाँ आया इसमें, फिर यहाँ से ये यहाँ जाएगा। अच्छा दोनों में है, लेकिन ये अपने पोजीशन को बार बार रोटेट कर रहा है। देखो 90 डिग्री इधर रोटेट करेगा तो ये होगा, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री रोटेट करेगा तो ये जस्ट नीचे की तरफ आएगा। ये किधर करेगा, नीचे की तरफ आएगा। नीचे के किस में है, बी की है। मेरी बात समझ पा रहे? तो यहीं से आंसर आपका क्लियर हो गया, ये वाला नहीं आएगा। देखो 90 डिग्री हर बार ऊपर गया तो इधर हो गया रोटेशन, ये जस्ट इधर, फिर इधर, फिर इधर करोगे तो चौथी बार में उसका रोटेशन जो बनेगा ऐसे कुछ लाइक दिस। ओके, तो ये आपको समझना है। जितने भी नॉन वर्बल के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, वो बाय ऑब्जर्वेशन ही सॉल्व होते हैं, बट एक अप्रोच आपको सीखनी पड़ती है। ओके, और कुछ इससे ज्यादा कोई ना सिखा सकता है, ना इससे ज्यादा कुछ होता है। यहां भी देखो बेटा, इसमें आपको ये दिया गया है कि सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। तो ये सर्कल तो पहले आ गया है, मेरी बात समझो, ये सर्कल क्या आ गया, पहले आ गया। फिर ये ट्रायंगल यहां चला गया। अब ये वाला क्या है, चेंज होके एक नया फॉर्म ले लिया है इसका, ये बात आप समझ पा रहे हैं। फिर इसमें हम देख रहे हैं ट्रायंगल जस्ट नीचे आ गया है, ट्रायंगल क्या हो गया, जस्ट नीचे हो गया, बॉक्स इधर आ गया, ठीक है। अब ये सर्कल एक नया, इसमें से सर्कल गायब हो गया, मतलब हर बार एक एलिमेंट गायब होता जा रहा है। ओके, मतलब अब हम इस वाले रूल को लगा सकते हैं, ये वाले कंसेप्ट लगा सकते हैं, पहले और दूसरे वाले। अब देखो पहला क्या था, मिडल में चला गया, तो यहाँ ट्रायंगल कहाँ चला जाएगा, मिडल में चला जाएगा। ट्रायंगल कहाँ चला जाएगा, मिडल में चला जाएगा, रोटेट करके चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा मिडल में, रोटेशन इसके ऐसे हो जाएगी। ओके, जो आपने यहाँ देखा। अच्छा सेकंड वाला पहले आ जा रहा, सेकंड वाला पहले आ रहा, तो आपका ये बॉक्स पहले आ जाएगा, राइट। ये वाला चीज आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहली बात तो हमें सर्कल और ट्रायंगल कहाँ चाहिए, सर्कल और ट्रायंगल पहले तो ये आपका रेक्टेंगल और ट्रायंगल पहले चाहिए, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में आपको ये दिख रहा है, तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। बाकी ये वाला देखो चेंज होके ये वाला एक अलग फॉर्म कर लेगा, एक नया सर्कल में फॉर्म हो गया। तो ये ऐसा कर सकते हैं कि 1-2 का रूल फॉलो कर रहा है, एक बॉक्स से दूसरा बॉक्स, एक बॉक्स से दूसरा बॉक्स। ये सीरीज में टोटल 5-6 फॉर्म होते हैं, बस 5-6 फॉर्म अगर आप समझ जाओ तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। 1-2 फॉर्म होता है, एक 1-2-3-4 फॉर्म होता है, एक 1-3-2-5 होता है, 1-3 और 2-4 होता है, राइट ना। ये एक बार सीख लेंगे तो सारे क्वेश्चन की अप्रोच आपको समझ में आ जाएगी। फिर ऑप्शन भी होता है, बहुत सारी बातें ऑप्शन से ही क्लियर हो जाती है, राइट। आगे देखो, एक दी गई आकृति के लिए न्यूनतम रेखाएं, रेखाएं क्या होती है, रेखाएं 3 तरीके की होती है। आप लिखेंगे नंबर ऑफ लाइंस, यानी रेखा कितनी, नंबर ऑफ लाइंस कितनी प्रकार की होती है। लाइंस 3 तरीके की होती हैं, मेरी बात सुनो। एक तो हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है, एक स्लैंट लाइन होती है, बस। अब आप देख लो, पहले तो हॉरिजॉन्टल देख लो, ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है, ये वर्टिकल होती है, स्लैंट तिरछी होती है। देखो एक हम देखो मार्क करते जा रहे हैं, एक, ठीक है, और कहीं मिलेगा 2, राइट, ये 3, पूरा एक कंप्लीट है, कहीं भी उनको इंटरसेक्ट करे 3, ये क्या हो गया 4। चलो 4 तो आपके हॉरिजॉन्टल हो गए, जोड़ दो। अब वर्टिकल पर आ जाते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल लाइक दिस, वर्टिकल बस यही है, यही है, यही से बात यही खत्म है। इसके बाद ये थोड़ी सी कर्व है, तिरछी है, राइट ना। तो ये एक ही होगा, आई थिंक एक ही होगा, ठीक है। अभी तो सारा पता ही चल जाएगा। अब आप स्लैंट आ जाओ, स्लैंट में आप देखेंगे इधर आ गया एक, फिर काउंटिंग करो, इधर 2 हो गया, इधर
3 हो गया, इधर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर आपका 6 हो गया, फिर इधर ट्रायंगल के अंदर आएंगे 7 हो गया, फिर क्या हो गया 8 हो गया, राइट ना। सारे हमने मार्क कर लिया, 8 हो गया, तो 8 4 12 1 13, है ना। देख लेना एक बार, तो इसे हमने सही काउंट किया है सारे, है ना। लेकिन आप ये बेसिक पकड़ के रखेंगे, ये होता। जैसे हम बना दें कि एक ट्रायंगल है, राइट, ऐसे इंटरसेक्ट कर दे, इसमें देखो एक हॉरिजॉन्टल और दो, कितने, दो, फिर एक वर्टिकल है, बस वर्टिकल कितने हैं, एक, फिर स्लैंट आप देखेंगे 1 2 3 और 4, लाइक दिस। इसी फिगर में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ऐसे ही काउंट करना, 13 सही है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या है कि एक डायग्राम है, इधर मिरर रखा गया है, मेन पर रखा जाता है, दर्पण रखा जाता है, तो क्या करें। अब देखो मिरर इमेज का जस्ट यही होता है कि ये जिस हिसाब से रखा है, तो क्या रखा है, हॉरिजॉन्टल मिरर रखा गया है। अगर कोई भी मान लो जैसे हमने ए रख दिया, ये चाहे मिरर यहाँ रखो, तो ये जस्ट ये ऐसा बनेगा, ओके। टॉप वाले थिंग्स टॉप वाले थिंग्स बॉटम पर चले जाते हैं। जब भी हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन होता है किसी चीज का, तो टॉप वाले थिंग्स कहाँ चले जाते हैं, बॉटम पर। जस्ट वेट, देखो टॉप वाले थिंग्स बॉटम की तरफ मूव कर जाते हैं, बॉटम वाले थिंग्स टॉप की तरफ मूव कर जाते हैं। बस राइट का राइट से वाली चीजें, लेफ्ट वाली चीजें लेफ्ट में होती है, राइट वाली चीजें क्या होती है, राइट में होती है। अब ये देखो ऊपर क्या है, ऊपर ट्रायंगल है, ट्रायंगल जब ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएंगे। नीचे पहली बात तो ऐसा नहीं बनेगा, ऑप्शन ही देख लो, ये ऊपर है तो ऊपर नहीं होंगे, नीचे हो जाएंगे। बस एक ही चीज से ये बात कंफर्म हो गया, ट्रायंगल का फेस जो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, ये ट्रायंगल जस्ट रिवर्स होके आपको कुछ लाइक दिस ऐसा बनेगा। मेरी बात समझ पा रहे, ऐसा बनेगा। बस यहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया यार, डी। ये वाला तो बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल सेम नहीं होगा, ठीक है। ट्रायंगल आपका जब जाएगा तो लाइक दिस ऐसा बनेगा, इधर वाला कर्व ये वाला कर्व नहीं रहेगा, ओके। ये वाला पॉइंट इधर नहीं रहेगा। तो हमने कहा कि नॉन वर्बल बाय ऑब्जर्वेशन सॉल्व करते हैं विद ऑप्शन, राइट। आगे की तरफ करते हैं। सेम यहाँ देखो, ये क्या है आपका, ये पेपर है, पेपर कटिंग और फोल्डिंग, ठीक है। इस पेपर को हाफ इधर फोल्ड कर देता है, फिर इधर फोल्ड कर देता है, लाइक दिस, केवल पेपर का पार्ट ये बच गया। फिर इसमें ये कटिंग करता है, कटिंग देखो ये ऐसे कर रहा है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले आप इधर खोलेंगे, ये 4 पार्ट में स्प्लिट कर दो। इधर खोलेंगे तो ये 0 बनेगा, इधर ये ट्रायंगल का शेप बनेगा, राइट दिस, ऐसे ही तो बनेगा। फिर इसको इधर करेंगे तो ये सारी पार्ट ऐसे बनता जाएगा। तो ये पार्ट आपको किस में दिख रहा है, ये हमें देखना है कि 2 2 0 होने चाहिए इसमें, इसमें लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ओके। अब 2 2, अच्छा इसमें तो है ही नहीं है, इसमें तो 2 0 है ही नहीं है, ये काट दो। इसमें 2 है, बट ये जो कटे हुए पार्ट हैं ये आपका कुछ इधर नहीं बनेंगे, ऐसे तो नहीं बनेंगे ये वाले। ये भी, इसमें तो 0 है ही नहीं, तो पहला ये ऑप्शन सही हो गया। क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये इधर बनेंगे, जस्ट इधर मूवमेंट होगा, और ये जाके आपका सही है। पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ये दो तो कट गए, इसमें एक बार हम और क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, जब ये यहाँ है लाइक दिस, खोलेंगे, हाँ यही सही है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि बाय ऑब्जर्वेशन ही सॉल्व करना है। दो दो, जस्ट इसको 4 पार्ट में स्प्लिट करके एक बार देख लेते हैं, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। और फिर ऐसे है, राइट, इधर आएगा, फिर आपका फोल्ड, हाँ ये वाला सही है, ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट सही है ना। इसमें भी, इसमें एक बार हम चेक कर लेते हैं, हाँ ये ठीक है, इसमें तो इसमें है ही नहीं, ये वाला आपका जस्ट ऐसा ही यही बनेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका फोल्ड होने के बाद जब आप देखेंगे पेपर के साइज में तो यही बनेगा। जो थोड़ी सी इसमें हमें कंफ्यूजन हो रही थी, बट ये वाला हमें ज्यादा नहीं अच्छा लग रहा है कि ये ऑप्शन यही बनेगा बेटा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अंग्रेजी शब्दकोश में उनके अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए, ओके।
और सबसे पहले आने वाले को चुनिए। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना। तो हम देखते हैं इसमें कितने लेटर कॉमन है। जितने लेटर कॉमन है पहले उसको हटाइए और सबसे पहले आने वाले लेटर को हमें REF सब में कॉमन है, आप इसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। REF रिमूव कर दिया, राइट, आप समझो REF हमने रिमूव कर दिया, ऐसा मानो REF हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, लाइक दिस। अब क्या आएगा, तो O है, O की प्लेस वैल्यू 15 पर आती है, I की 9 पर आती है, L है तो L का 12 पर आता है बेटा, फिर यहाँ भी L का 12। आप बताओ 9, यही तो वाला सबसे आएगा, यही लेटर आपका सबसे पहले आया, रिफाइनरी, ये वाला सबसे पहले आएगा, राइट। बस पहला ये पूछा गया, तो बाकी सबको क्या हम लगाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। रिफाइनरी पहले आएगा, जब 3-3 लेटर आप सबसे रिमूव कर देंगे तो पहले क्या आएगा, रिफाइनरी आएगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन शायद आई थिंक है, ये कह रहा है कि एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक शब्द गायब है और दिए गए शब्दों से विकल्प में चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। आप देखो यहाँ शब्द गायब है, तो मेरी बात देखो, यहाँ टेरेन दिया गया है, फिर यहाँ इंट्यूटिव दिया गया है, वेंचर दिया गया है, रीअरेंज दिया गया है। तो मेरी बात सुनो, इसमें क्या हम लॉजिक लगाएं, आप बताओ। इसमें एक ही लॉजिक लग रहा है कि लास्ट के 2 लेटर है IEN, फिर ये लेटर IN से स्टार्ट हो रहा है, इसके लास्ट के 2 लेटर है V, तो V से स्टार्ट हो रहा है, इसके लास्ट के 2 लेटर है तो RE से स्टार्ट हो रहा है, इसके लास्ट के 2 लेटर GE है तो GE से कोई लेटर स्टार्ट होगा, GE से जेंडर ही स्टार्ट होगा। ये वाले आंसर तो होंगे नहीं, यही लॉजिक है। बाकी कोई अगर ऐसा लॉजिक है तो आप बताइएगा, है ना, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं, बट यही लॉजिक ज्यादा परफेक्ट हमें लग रहा है। या तो इनके लिटरल मीनिंग पर जाए, लिटरल मीनिंग, आप पुलिस में जा रहे हैं, आपको अंग्रेजी से क्या लेना देना, लिटरल मीनिंग खोजेंगे, ठीक है। ओके, वहां तो आपके दूर दूर तक नहीं अंग्रेजी का कोई यूज है, ये होगा। ओके।